डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस चैनल बॉटनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपना जो पांचों चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो पिछले 4 लेक्चर आपने ढंग से लिए होंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चाहे से कोई सा भी एग्जाम हो, जेट, आईसीआर, पीएमटी, एम्स हो, हमेशा एक बात याद रखना, आपके लिंग निर्धारण में से एक क्वेश्चन तो 101% हमेशा फिक्स होता है। कोई सा भी एग्जाम मान लेना, आप चारों में आपको लिंग निर्धारण में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आपके 5 या जो 6 एग्जाम्पल है वो आप रट लीजिए, ताकि आपके 4 या 5 नंबर हर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, JW व ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण कौन करता है? 4 ऑप्शन आएंगे बच्चों, मानव, पक्षी या मछली, इसके अलावा कीट और मौत। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको देगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा पक्षी और मछलियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। याद रखना, मछली में और पक्षी में ZZ व ZW प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। इसके अलावा सरीसृपों में भी किस प्रकार का लिंग निर्धारण होगा? ZZ ZW प्रकार का लिंग निर्धारण सरीसृपों में भी होगा। याद रखना, सरीसृप में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होगा? ZZ ZW प्रकार का लिंग निर्धारण पक्षी, मछली और सरीसृपों में होगा। ठीक है, आपको पहुंच ले XX व XY प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। याद रखना, मानव में XX व XY प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। याद रखना इस बात को। इसके अलावा पहुंच ले कि कीट में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। तो याद रखना, कीट में X0 व XX प्रकार का लिंग निर्धारण कीटों में होता है। ठीक है, आपको पहुंच ले कि मौत में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। तो याद रखना, मौत में ZZ व Z0 प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको ये चीजें समझ में आई होगी। क्वेश्चन आएगा, ZZ ZW प्रकार का लिंग निर्धारण होगा पक्षी, मछली और सरीसृप। इन तीनों में किस प्रकार का होगा? इन तीनों में होगा ZZ ZW प्रकार का, मानव में XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। बात करें अपन कीटों की, तो कीटों में XX व X0 प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। इसके अलावा पूछ ले आपको कि मौत में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होगा। ZZ Z0 प्रकार का लिंग निर्धारण मौत में होगा। याद रखना, ये सारे एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल है। इनमें से एक आपको
जरूर पूछेगा और उसका आपको आंसर बताना है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। याद रखना बच्चों, आपके हमेशा विटामिन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। ये भी आप फिक्स कर लेना कि विटामिन में से आपको एक क्वेश्चन तो हमेशा पहुंच लेगा। ये भी एक फिक्स मान के चलिए आप, चाहे से कोई सा भी एग्जाम दो आप, 12th बेस 11th बेस पे या कोई सा भी, याद रखना आपको एक क्वेश्चन विटामिन में से जरूर पूछ लेगा। ठीक है। सबसे पहला, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होगा? 4 ऑप्शन दे देगा, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। इन चारों में से कौन सी विटामिन की कमी होने से मानव में रिकेटस नामक बीमारी होगी? आपका डायरेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। याद रखना बच्चों, विटामिन डी की कमी से मानव में रिकेटस नामक बीमारी होगी। ठीक है। इसका सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य। याद रखना, हमें सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसमें क्या होता है? विटामिन डी। ठीक है। आपको क्वेश्चन पहुंच ले कि जो महिलाएं होती है उनमें बांझपन जैसी प्रवृत्ति या बांझपन होने का कारण कौन सी विटामिन की कमी को माना जाता है, या ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी के कारण महिलाएं बांझ होती है, जिनके अंडाणु नहीं बनते हैं? ऐसी कौन सी विटामिन होगी जिसकी कमी से औरतों में बांझपन होगा? कौन सी होगी बच्चों? विटामिन ई। ठीक है। बात आता है मसूड़ों में रक्त आना यानी स्कर्वी नामक बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से होगी? याद रखना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होगी। याद रखना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होगी। आपको पहुंच ले कि रक्त स्कंदन का कारण कौन सी विटामिन है, या पहुंच ले आपको कि मान लीजिए रास्ते में चलते हुए व्यक्ति के चोट लग गई तो उस व्यक्ति में रक्त का थक्का किसके द्वारा बनता है? याद रखना, विटामिन के कारण रक्त का स्कंदन होगा। याद रखना, विटामिन के कारण मानव में रक्त का स्कंदन होगा। ठीक है। बात आती है कि व्यक्ति में यदि विटामिन के नहीं रहा तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बढ़ेगा और रक्त बह जाएगा। याद रखना, विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक होता है। चारों को दोबारा समझा रहा हूं, ढंग से समझ लेना। महिलाओं के बांझपन होने के कारण विटामिन ई की कमी, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, ठीक है। स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से, रक्त स्कंदन विटामिन के की कमी से। याद रखना, रिकेटस नामक बीमारी विटामिन डी की
कमी से होती है। आपको कई बार पूछ लेता है मसूड़ों में रक्त का आना, मसूड़ों में रक्त का आना, तो याद रखना विटामिन सी के बारे में बोल रहा है। इसका प्रमुख स्रोत होता है आंवला। याद रखना इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन पहुंचेगा सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आएगा सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, लखनऊ, भरतपुर, कटक या कोई नहीं। तो याद रखना सरसों का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सॉरी सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। याद रखना सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान भरतपुर सेवर में स्थित है। याद रखना सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान सेवर या भरतपुर में स्थित है। आपको पूछ ले कि गन्ना का अनुसंधान कहाँ स्थित है। याद रखना गन्ना का राष्ट्रीय अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। याद रखना गन्ना का अनुसंधान कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। आपको पूछ ले कि चावल का अनुसंधान कहाँ स्थित है। याद रखना कटक में चावल का अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान स्थित है। याद रखना चावल का राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है, कटक में। सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है। याद रखना भरतपुर या सेवर में राष्ट्रीय अनुसंधान होगा सरसों का। याद रखना गन्ना का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, लखनऊ में। याद रखना गन्ना का राष्ट्रीय उद्यान लखनऊ में स्थित है। इस बात को याद रखना। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाएगा। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें क्या पाया जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाएगा। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन सी। याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाएगा। याद रखना बच्चों विटामिन सी कौन से अम्ल में पाया जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल में। याद रखना विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल में पाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा। याद रखना स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होगी। इसका प्रमुख स्रोत क्या होगा, याद रखना मांस और आंवला। मांस व आंवला इसका प्रमुख स्रोत होगा। याद रखना विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होगा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होगा, याद रखना मांस और आंवला। इसके अलावा मसूड़ों में रक्त आना,
मसूड़ों में रक्त का आना। याद रखना बच्चों, मसूड़ों में रक्त का आने का कारण कौन सी विटामिन की कमी को माना जाता है? विटामिन सी। ठीक है, क्वेश्चन आपका आंसर भी ये होता है, ए स्कोर भी कमाल यहीं पर पाया जाएगा। ठीक है, आपको पूछ ले थायमीन पाई जाती है। याद रखना, थायमीन कौन सी विटामिन में पाई जाएगी? विटामिन बी को अपन थायमीन के नाम से जाने जाती है। याद रखना, विटामिन बी को थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होगी? बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होगा। याद रखना, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होगा। ठीक है, बात आ जाए कि विटामिन ई का दूसरा नाम क्या होता है, या विटामिन ई किसमें पाई जाती है? याद रखना, विटामिन ई को अपन टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। याद रखना, विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ई की कमी से औरतों में बांझपन हो जाएगा। औरतें बांझ रह जाएगी, क्योंकि विटामिन सी की कमी से अंडे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, बात आता है कि विटामिन डी का अदर नाम क्या होता है? तो याद रखना, विटामिन ई का अदर नाम कैल्सीफेरॉल होता है। याद रखना बच्चों, विटामिन डी का अदर नाम कैल्सीफेरॉल होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होगी। ठीक है, याद रखना, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होगी। याद रखना, इसका प्रमुख स्रोत है सूर्य। ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो इसका प्रमुख स्रोत होगा। ठीक है, ये चार आपके क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि आपको अलग नाम पूछ लेता है। याद रखना, विटामिन डी को रिकेटस नामक बीमारी होती है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन बी को थायमीन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से बेरी रोग होगा। विटामिन ई का कमी से स्कर्वी रोग होगा। विटामिन ई ए स्कोर भी कमल में पाई जाएगी। ठीक है, अब आता है विटामिन सी में, या सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आना शुरू हो जाता है। याद रखना, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आना शुरू हो जाता है। ठीक है, याद रखना, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत मांस और आंवला होगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 याद रखना, आपके सीधा क्वेश्चन आएगा, वायु प्रदूषण अधिनियम लागू कब हुआ था? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में चारों में से एक करेक्ट आंसर होता है, और ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछता है। चाहे से कोई सा भी आप एग्जाम दे लेना, हर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आते हैं। याद रखना, वायु प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? 1976 या 1976 या 1981 या 1980? याद रखना बच्चों, सन 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम
लागू हुआ था। याद रखना, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में लागू हुआ था। अब आपको इसके अलावा पूछ ले कि बाघ परियोजना कब लागू हुई थी। क्वेश्चन पूछ ले कि बाघ परियोजना कब लागू हुई थी। याद रखना, 1976 में बाघ परियोजना लागू हुई थी। याद रखना, 1974 में बाघ परियोजना लागू हुई थी। याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सन 1976 में क्या हुआ था। याद रखना, वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था? 1976 में। याद रखना, वन्य जीव नियम 1976 में लागू हुआ था। याद रखना, वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था? 1976 में लागू हुआ था। ठीक है, आपको पहुंच ले कि वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? याद रखना, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, वायु प्रदूषण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। बाघ परियोजना 1976 में लागू हुई। वन्य जीव का जो नियम था वो 1976 में शुरू हुआ था। इसके अलावा 1980 में वन्य संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुनाऊंगा। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप पढ़ाते हो ज्यादा हो, आज मैं सभी को एक छोटी सी शायरी सुनाऊंगा। साजिशें वो रास्ते हैं, साजिशें वो रास्ते हैं जिन्हें जंग जीतनी हो। साजिशें वो रास्ते हैं जिन्हें जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना, कभी लाइफ में साजिश रचने की मत सोचना, हमेशा कोशिश करना कि दिल जीत सके। ठीक है, इसके अलावा एक बात बताता हूं, थोड़ा सा अलग चलते हैं पढ़ाई से। आदमी ने जो बात लिख दी ना, बता रहा हूं, जो बात अपन लिख देते हैं उसको प्रूव करने के लिए जान लगाना पड़ेगी आपको। कहने से कुछ नहीं होता है कि मेरे को BMW चाहिए, मेरे को OD चाहिए, वो कहने से कभी सपने पूरे नहीं होते हैं। उस लाइन को लिख दो, उसको प्रूव करना पड़ेगा। जो छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आज मैं इस पे। एक बार क्या हुआ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा था। ठीक है, उस टाइम क्या ब्रेडोग नाम का एक गेंदबाज था, बिल्कुल था भाई। तो ब्रेडोग क्या एक नौसिखिया गेंदबाज था, उसने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड मार दिया। ठीक है, उस टाइम पर सचिन तेंदुलकर का विकेट अपने आप में एक अचीवमेंट होता था। तो उसने विराट को, सॉरी माफ करना, सचिन तेंदुलकर को उसने बोल्ड मार दिया। वो बहुत खुश हुआ और मैच खत्म होने के बाद पवेलियन में गया और सचिन तेंदुलकर को बोला कि सर मैंने आज आपको बोल्ड मारा। यह पल मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया पल होगा जब मैंने आपको बोल्ड मारा। तो सचिन तेंदुलकर ने उसकी बॉल पर लिख दिया कि यह पल तेरी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। सोचो जब वो बात लिखी सचिन तेंदुलकर ने, उसका क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा। उसने वो बात लिख दी, अब उसको प्रूव करना है। कहीं आउट हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ने वो बात लिख दी और वो जाकर पॉपकॉर्न पिज्जा खा रहा होगा। उसने मेहनत की। उसके बाद में ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर में कम से कम 20 से 25 एनकाउंटर हुए, वनडे, टेस्ट और T20 सबको मिलाकर। एक बार भी सचिन तेंदुलकर को ब्रेड हॉग आउट नहीं कर पाया। सोचो उसका क्या कॉन्फिडेंस, एक लाइन लिख दी
उसको प्रूव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। बस आप एक लाइन लिख दो, उसके लायक बन जाओ, उसके लायक बनने में आप अपनी जान लगा दो, आपको कामयाबी आपके पास होगी। आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। आपका क्वेश्चन सीधा सीधा है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैसों के नाम है, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये चारों ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। अब बात आती है, आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि परसेंटेज में बताइए कि कौन सी ग्रीन हाउस की मात्रा, गैस की मात्रा वातावरण में कितनी होगी। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है ना, उनका मार्जिन बताइए कि कौन सी गैस की मात्रा कितनी होती है वातावरण में। याद रखना, दोबारा बता रहा हूं कि ग्रीन हाउस गैस जिनकी मात्रा वातावरण में कितनी होती है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी होती है, याद रखना 60%, ठीक है। अब बात रखना कि मीथेन की मात्रा ग्रीन हाउस गैस में कितनी होती है, याद रखना 20% मीथेन नामक गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में होगी। याद रखना, अमोनिया नामक गैस ग्रीन हाउस में कितनी परसेंट होगी, याद रखना 6%, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस अमोनिया वातावरण में 6% होगी, ठीक है। बात आती है कि CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन वातावरण में लगभग 14% होगी, ठीक है। क्वेश्चन आएगा CFC का पूरा नाम, याद रखना क्लोरोफ्लोरो कार्बन। याद रखना बच्चों, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो कार्बन होगा। कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, याद रखना कौन सी गैस की मात्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा होगी। CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। याद रखना, सर्वाधिक मात्रा किसकी होगी, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वातावरण में सबसे ज्यादा होगी। कितनी परसेंटेज होगी, 60% होगी, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे कम मात्रा किसकी होगी, याद रखना सबसे कम मात्रा अमोनिया की होगी। पूछ लेगा आपको कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसकी मात्रा सबसे कम होगी, याद रखना अमोनिया NH3 की मात्रा सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होगी। इसके अलावा CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो कार्बन। याद रखना CFC की मात्रा 14% होगी। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो कार्बन होगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सर्पगंधा एक औषधि होती है। याद रखना सर्पगंधा एक औषधि होती है जो प्लांट के किस भाग से प्राप्त की जाती है। सर्पगंधा नामक औषधि प्लांट के कौन से भाग से प्राप्त की जाएगी। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे,
बीज, फल, जड़ या सभी। याद रखना, सर्पगंधा नामक औषधि जड़ के द्वारा प्राप्त होगी। याद रखना, सर्पगंधा नामक औषधि जड़ से प्राप्त होगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सर्पगंधा किस भाग से प्राप्त होगी? जड़ से प्राप्त होगी। ठीक है, इसके अलावा अश्वगंधा भी मुख्यतः जड़ से ही प्राप्त होगी। ठीक है, बात आती है कि सर्पगंधा किसमें मुख्यतः सहायक होगी? याद रखना, पागलपन में सहायक होगी। पागलपन को दूर करने में सर्पगंधा सहायक होगी। ठीक है, अब आएगा कि इसबगोल नामक औषधि किस में सहायक होगी? याद रखना, इसबगोल नामक औषधि प्लांट के कौन से भाग से प्राप्त होगी? याद रखना, इसबगोल बीजों से प्राप्त होगी। याद रखना, इसबगोल नामक औषधि प्लांट के बीजों से प्राप्त होगी। इसका मुख्यतः प्रयोग स्त्रियों में सफेद पानी को, जब सफेद पानी ज्यादा निकलता है स्त्रियों में, तो उसको रोकने में इसका यूज किया जाएगा। याद रखना, स्त्रियों में सफेद पानी का ज्यादा बाहर निकलने से रोकने के लिए इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। इसबगोल बीज से प्राप्त होगी। याद रखना, पूछ ले आपको कि फल से प्राप्त होने वाली औषधि, याद रखना अफीम होती है, वो फल से प्राप्त होगी। याद रखना, अफीम खाने से नशीला पदार्थ होता है, तो अफीम हमें फल से प्राप्त होगी। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, सर्पगंधा नामक औषधि का मुख्यतः उपयोग पागलपन को दूर करने में किया जाता है। सर्पगंधा पादपों की जड़ों से प्राप्त की जाएगी। अफीम नामक औषधि पादपों के फलों से प्राप्त की जाएगी। इसबगोल बीज से प्राप्त की जाएगी। और स्त्रियों में सफेद पानी का स्त्रावण इसबगोल की द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, याद रखना, अरंडी का वानस्पतिक नाम होता है। याद रखना, आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा अरंडी में से आएगा। क्वेश्चन है, अरंडी का वानस्पतिक नाम होता है। 4 ऑप्शन आएंगे, सोरगम वल्गेर, सोलेनम ट्यूबरोसम, रिसिनस कम्युनिस। याद रखना बच्चों, सीधा सीधा आंसर आएगा रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस अरंडी का बोटनिकल नाम होगा। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले आपको कि सोरगम वल्गेर किसका बोटनिकल नाम है। याद रखना बच्चों, जवार का बोटनिकल नाम सोरगम वल्गेर होगा। याद रखना, जवार का बोटनिकल नाम क्या होगा? जवार का बोटनिकल नाम होगा सोरगम वल्गेर। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले कि जवार का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है।
याद रखना, जवार का अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में जवार का अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके अलावा पूछ लिया आपको कि आलू का बॉटनिकल नाम क्या स्थित है। आलू का बॉटनिकल नाम सोलेनम ट्यूबरोसम स्थित है। ठीक है, याद रखना, आलू का बॉटनिकल नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। ठीक है, वही सारी सुनाऊंगा जो बहुत बार सुनाता आया हूं, तो सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक जोक है, मेहनत पे है वो जोक। मैं हमेशा फील्ड के संबंधित चीज बताता हूं, फील्ड से ही मेरा जोक है कि ना कोई संघर्ष ना कोई लक्ष्य, ना कोई संघर्ष ना कोई लक्ष्य, क्या खाक जिंदगी है। ना कोई संघर्ष ना कोई लक्ष्य, क्या खाक जिंदगी है। और जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं। याद रखना, आग लगी हुई आग बुझ सकती है, लेकिन सीने में लगी हुई आग कभी भी नहीं बुझ सकती। एक बार आपके अंदर आग लग गई पड़ने की, याद रखना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस समय होता है, किसी को आग सही समय पर लगती है और किसी के आग गलत समय पर लगती है। यदि आज की एनर्जी आपने सही जगह यूज कर दी, ये 5 साल, आने वाले 50 साल आपके बेस्ट होने वाले हैं। और आज 5 साल आप इंजॉय करके बिता रहे हो ना, याद रखना, आने वाले 50 साल में उनकी कीमत आपको चुकानी पड़ जाएगी। अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सीधा सीधा बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एमआरएनए का कोडिंग भाग कौन सा होगा। क्वेश्चन पूछा है, एमआरएनए का ऐसा भाग जो क्या होता है, बताइए क्या होता है, कोडिंग होता है। एमआरएनए का ऐसा भाग जो कोड होगा, जो केवल क्या होगा, कोड होगा। तो एमआरएनए के 4 भाग होंगे, एक्सॉन, म्यूटॉन, रिकॉन और इंट्रॉन। इन चारों में से एमआरएनए का कौन सा भाग है जो केवल कोडिंग भाग के नाम से जाना जाता है। याद रखना, एक्सॉन। एक्सॉन ऐसा भाग है जो कोडिंग या कोड होता है। याद रखना, एमआरएनए में एक्सॉन एक ऐसा भाग होगा जो कोड होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछ ले कि एमआरएनए का ऐसा कौन सा भाग होगा जो उत्परिवर्तित होगा। याद रखना, एमआरएनए का ऐसा कौन सा भाग होगा जो उत्परिवर्तित होगा, जिसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा। तो याद रखना बच्चों, एमआरएनए का वह भाग म्यूटॉन होगा जिसमें क्या होगा, उत्परिवर्तित होगा। ठीक है, इसके अलावा एमआरएनए का ऐसा भाग जिसमें क्या होगा, प्रतिकृति। एमआरएनए का ऐसा भाग जिसमें क्या होगी, प्रतिकृति होगी। याद रखना, एमआरएनए का ऐसा भाग जिसमें प्रतिकृति होगी, वह कौन सा भाग होगा, रिकॉन। एमआरएनए का ऐसा भाग होगा जिसमें क्या होगी, प्रतिकृति होगी। ठीक है, इसके अलावा आएगा एमआरएनए का ऐसा भाग जो कोड नहीं होगा। याद रखना, एमआरएनए का ऐसा भाग जो कोड नहीं होगा, कौन सा होगा, नॉन कोडिंग भाग। नॉन कोडिंग भाग कौन होगा, इंट्रॉन।
ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। एमआरएनए का वह भाग जो कोड होता है एक्सॉन, एमआरएनए का वह भाग जो कभी भी कोड नहीं होगा इंट्रॉन, एमआरएनए का वह भाग जिसमें प्रतिकृति होगी कौन सा होगा बताइए जरा, रिकॉन होगा। एमआरएनए का ऐसा भाग जिसमें केवल उत्परिवर्तन होगा म्यूटॉन। ठीक है, अब बात आती है कि एमआरएनए क्या होता है। याद रखना एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है। दोबारा फुल फॉर्म बता रहा हूं, मैसेंजर एमआरएनए होगा। याद रखना एमआरएनए का पूरा नाम मैसेंजर एमआरएनए होगा, जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करेगा। याद रखना एमआरएनए का काम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्जा का I प्रतिरूप दिया था। याद रखना ऊर्जा का Y प्रतिरूप देने वाले वैज्ञानिक का नाम था। क्वेश्चन आएगा ऊर्जा का Y प्रतिरूप किस वैज्ञानिक ने दिया था। ओडम नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा का Y प्रतिरूप दिया था। याद रखना ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को अपन नहीं तो बढ़ा सकते हैं नहीं उसको खर्च कर सकते हैं। याद रखना ना तो ऊर्जा को अपन और बढ़ा सकते हैं ना और ऊर्जा को कम कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है। लिंडमैन का नियम क्या कहता है, एक बात कहता है कि अपन एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाएंगे तो 10% ऊर्जा का ह्रास होगा। ठीक है, याद रखना बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास होगा। याद रखना जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जीव जाता है तो 90% ऊर्जा तो उसका तो ह्रास हो जाएगा, वो तो वेस्ट हो जाएगी, और 10% ऊर्जा का प्रयोग ही जीव कर पाता है। याद रखना 10% ऊर्जा का ही यूज होगा, बाकी 90% ऊर्जा का तो ह्रास हो जाएगा। यह बात कहता है लिंडमैन का नियम। लिंडमैन का नियम यही बात कहता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाने पर 10% ऊर्जा ही यूज होगी, बाकी 90% ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजी शब्द दिया, इकोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। याद रखना बच्चों इकोलॉजी शब्द रिटर नामक के वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन आएगा इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। रिटर नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, आता है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। इकोसिस्टम शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। याद रखना इकोसिस्टम शब्द एडिथ टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, आपके क्वेश्चन आ गया ऊर्जा का Y प्रतिरूप दिया ओडम ने, इकोसिस्टम शब्द एडिथ टेंसले ने, इकोलॉजी शब्द रिटर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और 10% ऊर्जा का उपयोग होता है। लिंडमैन का नियम कहता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाओगे तो वो पहले वाला जो जीव है ना वो 10% ऊर्जा का यूज करेगा, बाकी 90% ऊर्जा तो वेस्ट हो जाएगी। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, लाइकेन किसका सूचक होगा। क्वेश्चन नंबर आपका आंसर आएगा वायु प्रदूषण का सूचक होगा।
लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 13, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाएगा। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम किसमें पाया जाएगा? C4 प्लांट में पाया जाएगा। फास्फोरिक, याद रखना, C4 साइकिल में पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाएगा। C3 प्लांट में कौन सा पादप एंजाइम पाया जाएगा? रूबिस्को नामक एंजाइम C3 प्लांट्स में पाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आएगा, जिनमें रंध्र रात में खुलेंगे। रंध्र रात में खुलेंगे, याद रखना, जिनमें रंध्र रात में खुलेंगे ऐसे प्लांट कौन से होंगे? CM प्लांट होंगे। याद रखना, जिनमें रंध्र रात के समय खुलेंगे CM प्लांट में होंगे। 2 CM प्लांट के भी नाम बता देता हूं। एक होता है अपने कैक्टस, याद रखना, कैक्टस, और इसके अलावा नागफनी, इनमें CM पादप होते हैं। केम का पूरा नाम होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है। रूबिस्को वायुमंडल में सर्वाधिक होगी। याद रखना, वायुमंडल में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी? रूबिस्को की मात्रा वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाएगी। याद रखना, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा रूबिस्को की पाई जाएगी। और C4 प्लांट में सबसे पहला कारक होता है PEP। याद रखना, PE फास्फोइनोल पाइरुवेट। PEP का पूरा नाम होता है फास्फोइनोल इनोल पाइरुवेट। याद रखना, पाइरुवेट, ये इसका पूरा नाम होता है। PEP का पूरा नाम होता है फास्फोइनोल पाइरुवेट। PEP का पूरा नाम होता है। केम का पूरा नाम होगा क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। इसके अलावा C3 प्लांट में सबसे ज्यादा रूबिस्को नामक एंजाइम पाई जाती है, जो वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा फैली हुई रहती है। ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी एक शायरी सुनाऊंगा। बहुत से स्टूडेंट ने कहना है कि सर आप बीच में शायरी बहुत कम सुनाते हो, तो देखो शायरी भी सुनाऊंगा, लेकिन एक बात मेरी पर्सनल याद रखना, आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका बहुत से। आप अपने फ्यूचर के प्रति कभी भी आलस मत रखना। साला आपके जुखाम हो, आपका सिर दर्द हो, आपको नींद आ रही हो, आपके कोई सी भी टेंशन हो, पढ़ना पड़ेगा आपको। बुखार हो रही है तो भी पढ़ो, नींद आ रही है तो भी पढ़ो, सिर दर्द हो रहा है तो भी पढ़ो, साली कहीं शादी है तो भी पढ़ो। आपका जितना फिक्स टाइम है उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक छोटी सी शायरी मेरी उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में अपने ग्रुप से ऊपर उठना चाहते हैं, बता रहा हूं, जो सक्सेस होना चाहते हैं, अपने ग्रुप से हटकर काम करना चाहते हैं, जो काम ग्रुप कर रहा है उनसे हटकर काम करना चाहता है, उनके लिए एक शेर है, सुनना। माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उसमें पत्थर के खरीदार बहुत है। आप जहां मेहनत करोगे सक्सेस होने के लिए, याद रखना वहां पर आपको रोकने वालों की कमी नहीं होगी।
बहुत से लोग होंगे जिनको आपसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस दुनिया में बुरे लोगों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा समस्या तो अच्छे लोगों से होती है। याद रखना, कोयले पर कोई शक नहीं करता। क्वेश्चन आएगा सरीसृप पादप जगत का सरीसृप। याद रखना, पादप जगत का सरीसृप। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको पादप जगत का सरीसृप। 4 ऑप्शन आएंगे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल, जिम्नोस्पर्म। याद रखना, पादप जगत का उभयचर, ढंग से लिख देता हूं, पादप जगत का सरीसृप। 4 ऑप्शन आएंगे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल और जिम्नोस्पर्म। याद रखना, सीधा सीधा आंसर आएगा टेरिडोफाइटा का पादप जगत का सरीसृप बोला जाता है। याद रखना, टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जल व थल दोनों जगह पर होने के कारण ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, प्रथम स्थलीय पादप। याद रखना, प्रथम स्थलीय पादप। प्रथम स्थलीय पादप कौन है? ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रायोफाइटा में जल का संवहन किसके द्वारा होगा? याद रखना, पेरेनकाइमा के द्वारा ब्रायोफाइटा में जल का संवहन होगा। याद रखना, ब्रायोफाइटा में जल का संवहन किसके द्वारा होगा? पेरेनकाइमा के द्वारा ब्रायोफाइटा में जल का संवहन होगा। ब्रायोफाइटा जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ नहीं होगा। ठीक है। बात आती है कि टेरिडोफाइटा में द्वितीय वर्दी अनुपस्थित। याद रखना, इसमें क्यों नहीं होती है? क्योंकि कैम्बियम अनुपस्थित होती है। याद रखना, द्वितीय जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें कैम्बियम अनुपस्थित होगी। और याद रखना बच्चों, यदि कैम्बियम अनुपस्थित होगी तो टेरिडोफाइटा में द्वितीय वर्दी नहीं होगी यदि कैम्बियम नहीं होगी। शैवाल कौन सी भाषा का शब्द है? याद रखना,
शैवाल ग्रीक भाषा का शब्द है। वेरी गुड। याद रखना, शैवाल में भोजन किस रूप में होगा? मंड के रूप में होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है शैवाल में भोजन किस रूप में होता है? मंड के रूप में। वेरी गुड। ग्रीक भाषा का शब्द होता है। शैवाल का अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार। शैवाल का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। याद रखना बच्चों, शैवाल का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। याद रखना, शैवाल का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। शैवाल मुख्यतः लाल, भूरी और हरे कलर की शैवाल पाई जाती है। बात करें जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म को अपन नगनबीजी के नाम से जानते हैं। वेरी गुड बच्चों। जिम्नोस्पर्म को नगनबीजी के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें बीज फलों में बंद नहीं होंगे। ठीक है, जिनमें बीज फलों में बंद होंगे उन्हें बोलते हैं अपन आवर्तबीजी। जिनमें नहीं होंगे उन्हें अपन नगनबीजी बोलते हैं। ठीक है। टेरिडोफाइटा को और किस नाम से जाना जाता है? टेरिडोफाइटा को सवहनी अपुष्पोद्भिद, सवहनी अपुष्पोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। टेरिडोफाइटा को सवहनी अपुष्पोद्भिद के नाम से जाना जाता है। याद रखना, टेरिडोफाइटा में सबसे पहले श्रवण तंत्र विकसित हुए। श्रवण तंत्र सर्वप्रथम विकसित हुए थे। टेरिडोफाइटा में श्रवण तंत्रों का विकास सबसे पहले हुआ था। याद रखना, टेरिडोफाइटा में श्रवण किया आपके। देखिए, मैंने आपको 15 जितने भी क्वेश्चन थे सारे बढ़िया तरीके से बता दिए हैं। हर क्वेश्चन का मतलब है कि उस अबसद में से भी आपके क्वेश्चन आ गया ना, ऑप्शन में से भी, तो भी आप वो क्वेश्चन आराम से 100% कर सकते हो। आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस याद इतना सा रखना, कंसेप्ट हमेशा आपके हाथ में होने चाहिए। कंसेप्ट आपके पास होंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करोगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, कंसेप्ट इज माय स्ट्रॉन्ग जोन, कंसेप्ट इज स्ट्रॉन्ग जोन माय स्टूडेंट्स। ठीक है। मैं हमेशा अपनी लाइफ में ना तो खुद की लाइफ में रटना पसंद करता हूं, ना दूसरों को रटाना पसंद करता हूं। अगर रटने की चीज होगी वो अपन रटेंगे भी, लेकिन अपना 99% पोर्शन होना चाहिए समझने का। समझ लोगे दुनिया पर राज कर लोगे, रटोगे मात्रे में एग्जाम पास कर सकते हैं। क्योंकि अपन रटी हुई चीज भूल सकते हैं, लेकिन समझी हुई चीज कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि चीज जितने कम समय में याद होती है ना, उतनी जल्दी उस चीज को भूलते हैं, और जो चीज जितनी ज्यादा समय में याद होगी उसको उतना ही ज्यादा याद रखा जाएगा। तो आज की क्लास से आशा करूंगा कि सभी ने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा ध्यान लगा के, और आगे क्लास भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगले लेक्चर में आएंगे तो अपन और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। याद करना और याद रखना, मैं यहाँ क्वेश्चन तो 15 सोल्व करवाता हूँ, लेकिन प्रत्येक में से में 4 क्वेश्चन सोल्व करवाने का मतलब है कि यहाँ आपके 50 से 60 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं रियल में। ठीक है, याद रखना। तो मेरे हर एक क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट के बिना आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर क्वेश्चन को घुमा के देता है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, और जो मैं थ्योरी की क्लास डाल रखा हूँ ना, थ्योरी की, वो भी आप थोड़ा प्रेशरली पढ़ लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे।